नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम एमए फाइनल के भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। केंद्र राज्य संबंध तीन प्रकार के होते हैं, जैसे हमने पिछले उसमें व्याख्यान के अंतर्गत बात की थी कि पहला जो है विधायी संबंध, दोनों राज्य और केंद्र के बीच में विधायी संबंध। दूसरा प्रशासनिक संबंध। तीसरा वित्तीय संबंध। इनके आधार पर दोनों ही केंद्र और राज्य दोनों की ही शक्तियों का विभाजन होता है और उसी के आधार पर वो अपने कार्यों को संपन्न करते हैं, अपने कार्यों को परिणित करते हैं। तो आज हम अध्ययन जो कर रहे हैं वो प्रशासनिक संबंधों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जैसा कि संवैधानिक जो प्रावधान है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 73 कहता है कि केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित हैं जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। संसद जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है, केंद्र सरकार उन पर ही अपना प्रशासन चलाएगी, उन्हीं कानूनों या उन्हीं विषयों के ऊपर अपना शासन संचालित करेगी, व्यवस्थाएं करेगी, आदेश लागू करेगी, कानूनों को लागू करने का कार्य करेगी। अनुच्छेद 162 कहता है कि राज्यों की प्रशासनिक शक्तियां उन विषयों पर तक ही सीमित है जिन पर राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार है। जिस प्रकार से संसद को कानून बनाने का अधिकार है जिन विषयों पर, उन पर केंद्र सरकार शासन करती है, उसी प्रकार से विधानमंडल जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है उन विषयों पर राज्य सरकारों को भी अपने शासन संचालित करने का अधिकार है। उनकी जो सीमाएं हैं उसकी उन विषयों तक सीमित हैं। इसके अतिरिक्त जो समवर्ती सूची के अंतर्गत संसद द्वारा जो विधियां बनाई जाती हैं या फिर राज्य के द्वारा जो विधियां बनाई जाती हैं, क्योंकि वो एक संयुक्त विषय हैं, उनमें केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, राज्य सरकार भी कानून बनाती है, किंतु उनका इस तरीके से निर्माण किया जाए कि केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं वो आपस में टकराएं नहीं, उनमें आपस में टकराव नहीं हो। तो और यदि टकराव हो भी जाता है तो केंद्र सरकार की जो कानून हैं उनको ही मान्यता दी जाएगी, वही मान्य रहेंगे और उस मात्रा में राज्यों के जो कानून हैं वो निष्प्रभावी या निष्क्रिय हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोनों में कॉम्बिनेशन बनाने का, सामंजस्य बनाने का प्रयास भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। अब हम आगे चलते हैं कि राज्यों पर संघ का नियंत्रण किस प्रकार से संवैधानिक तौर पर व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 257 कहता है कि राज्यों का जो दायित्व है उन राज्यों को दायित्व की जो कार्यपालिका राज्य जो कार्य हैं, राज्य जो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करती है वो इस प्रकार से करेगी कि संसद द्वारा जो भी विधियां निर्मित होती हैं उनका पालन होता रहे। उनके बाहर वो कोई इस तरीके का कानून नहीं बनाएगी या कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेगी जो संसद की विधियों के विरुद्ध में हो। तो इस प्रकार से ये जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर डाली है केंद्र सरकार के द्वारा कि वो उनकी जो कानून हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको ध्यान में रख करके अपने शासन का संचालन करें। राज्यों का दायित्व है कि केंद्रीय प्रशासन में बाधा उत्पन्न ना करें। तो ये जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर उसने अनुच्छेद 257 के अंतर्गत डाली है, भारतीय संविधान के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। 256 जो अनुच्छेद है वो कहता है कि केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। कुछ मामलों में जब आवश्यकता पड़ती है तो जो केंद्र सरकार है वो राज्यों के लिए कुछ निर्देश भी दे सकती है, सही शासन संचालन करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और किसी प्रशासन व्यवस्था सुगमता से चलती रहे उसके लिए। राज्य अपनी कार्रवाई शक्ति का उपयोग इस प्रकार से करें कि जो केंद्र सरकार के द्वारा सड़क बनाई जा रही है, रेल पुल बनाए जा रहे हैं या कोई अन्य जो सुरक्षा के मामले हैं वो किए जा रहे हैं तो उन मामलों में केंद्र से निर्देश लेते हुए और केंद्र के निर्देशों
को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों को लागू करे और अपनी शासन व्यवस्था को संचालित करे। तो इसके लिए वो केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं राज्य सरकारों को कि भाई उनकी जो रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, वहाँ पर असुरक्षा नहीं हो और उनका पालन करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी होगी, वहाँ पर शांति व्यवस्था और सुगमता बनाए रखने के लिए। राज्यों की इसके अलावा राज्यों की जो सरकारों का उपयोग केंद्र के एजेंट के रूप में किया जाएगा। राज्य सरकारें पदाधिकारियों को एजेंट मानते हुए केंद्र सरकार कोई भी कार्य राज्यों को सौंप सकती है, क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो मुखिया है और राज्य सरकार हैं उसके सपोर्टर हैं। तो राज्य सरकारों को वो कोई भी इस तरीके की जिम्मेदारी दे सकती है कि जिस कार्य को वो जो संपन्न करने के लिए या उनको सहयोग लेने के लिए कार्य करने के निर्देश दे सकती है और उसके लिए कोई भी जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा डाली जा सकती है। इसके अलावा जो सरकारी कार्य हैं, अभिलेख हैं, न्यायिक निर्णय हैं, उनकी जो मान्यता है केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही माननी पड़ेगी, उन कार्यों को मान्यता देनी पड़ेगी, न्यायिक निर्णयों को लागू करना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार इसके लिए भी राज्यों को बाध्य कर सकती है कि वो उन जो निर्णय हुए हैं, न्यायिक निर्णय हुए हैं या जो भी कार्य किए गए हैं सरकार के द्वारा, उनको वैधानिकता दें और उनका उल्लंघन न करें। इसके अलावा फिर हम जो नदी हैं, अंतर्राज्य जो नदियां हैं, जलाशय हैं, इनकी जो बंटवारे हैं, दो राज्यों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इनका बंटवारे को लेकर के जो केंद्र सरकार है उसकी वो कोई भी ट्रिब्यूनल स्थापित कर सकती है या उनके जो बंटवारे को लेकर के कोई भी नियम बना सकती है, कोई भी व्यवस्था कर सकती है जिसको कि राज्यों को मानना पड़ेगा और राज्यों की सहयोग से ही इनको लागू किया जाता है। तो इस प्रकार से कोई विवाद उत्पन्न न हो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में और केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में, तो उसके लिए भी ये जलाशयों को और नदियों को लेकर के कोई व्यवस्था की जा सकती है, कोई ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है, कोई कानून बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके के भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। प्रशासनिक संबंधों के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद भी बनाई जा सकती है। राज्यों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए और विवादों को मिटाने के लिए, उनके बीच में किसी प्रकार का विवाद होता है उसकी जांच करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जा सकती है, जिससे वो उचित सलाह ली जाएगी और उचित सलाह लेकर के उसका निस्तारण किया जाएगा और सही तरीके से कानून व्यवस्था और विवाद को मिटाया जाएगा। तो अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का भी कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा केंद्र सरकार का नियंत्रण जो होता है वो अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से होता है, क्योंकि अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, जो केंद्र की सेवाएं होती हैं, केंद्र सरकार के अंडर में होती हैं किंतु उनको राज्य सरकारों को दे दिया जाता है और राज्य सरकार जो है उनके विभिन्न कार्यों में वो सहयोग करते हैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, किंतु राज्य सरकार उनके विरुद्ध में कोई अनुशासनात्मक या उस तरीके की कार्रवाई करने की पूरी वो नहीं रखती है, शक्ति नहीं रखती है। उनके विरुद्ध में यदि कोई कार्रवाई की जाती है तो वो केंद्र सरकार ही कर सकती है। तो इस प्रकार से जो अखिल भारतीय सेवा हैं वो एक केंद्र सरकार के निर्देशन में उसके एजेंट के रूप में और राज्यों को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा यंत्र है केंद्र सरकार के पास में, संघ सरकार के पास में। फिर इसके अलावा जो राज्यपाल होता है वो तो पूरी तरीके से केंद्र सरकार का एजेंट होता है, प्रतिनिधि होता है और उसके निर्देशन में ही जो है राज्य सरकारें कार्य करती हैं। तो राज्य सरकारें यदि कहीं पर विफलता उत्पन्न होती है तो राज्यपाल शक्ति अपने हाथ में ले सकता है और जो राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर सकता है और राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है या आदेश दे सकता है और राज्यपाल के पास में अल्टीमेटली ये इस तरीके से पावर आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर के जो केंद्र सरकार है उसके हाथ में ये शक्ति राज्यपाल के माध्यम से आ जाती है।
तो इस प्रकार से संघ के निर्देशन में राज्य सरकारों को कार्य करना होता है। एक सीमित मात्रा में उनकी एक स्वतंत्रता होती है, स्वायत्तता होती है, और जो केंद्र सरकार के कानून होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, उन्हीं के तहत उनको कार्य करना होता है। इसलिए दोनों ही केंद्र और राज्य दोनों के बीच में हमेशा ही तनावपूर्ण वातावरण बना रहता है, वो खींचतान बनी रहती है। राज्य सरकारें अपने और अधिकार प्राप्त करना चाहती हैं, दूसरी तरफ जो केंद्र है वो उनको और अधिक अपने कंट्रोल में करके रखना चाहता है। जबकि राज्य सरकारें चाहे वो वित्त का मामला हो, चाहे प्रशासनिक मामला हो, चाहे कानून बनाने से संबंधित मामला हो, उसमें और अधिक स्वायत्तता चाहते हैं और अधिक संसाधनों को चाहते हैं, जिससे कि वो अपने लेवल पर कोई योजनाएं बना करके लागू कर सकें। तो इस प्रकार से प्रशासनिक जो संबंध हैं केंद्र और राज्यों के बीच में, उस पर हमने आज बात की। बाकी का आगे धन्यवाद।